और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अवैध मजारों पर धामी सरकार के एक्शन की। टिहरी में सीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई हुई है। टिहरी के मोलधार में अतिक्रमण करके बनाई गई अवैध मजार को तोड़ा गया है। प्रशासन ने अवैध मजार को हटाने के लिए पहले नोटिस दिया था, लेकिन उसके बाद भी अवैध मजार को नहीं तोड़ा गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर अवैध मजार को तोड़ दिया है। इस बार बुलडोजर के साथ साथ हथौड़े से भी मजार को तोड़ा गया। काफी बड़े एरिया में अवैध कब्जा यहां किया गया था और मजार को तोड़ने के साथ ही पूरे इलाके से अवैध कब्जे को हटा दिया गया और अतिक्रमण को तोड़ा गया। आगे भी कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। जैसे एक IHM के सामने था, वो हमने पिछले 15 दिन पहले उसको हटा दिया था। इसके बाद पुनः 2 संरचनाएं जो चिन्हित की गई थी, उनको हमने नियमानुसार नोटिस भी निर्गत किए गए। खटीमा में भी अवैध मजार पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। यहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मजार को तोड़ दिया गया है। मजार के नाम पर काफी सारा स्ट्रक्चर यहां खड़ा किया गया था और मजार के साथ साथ रहने के लिए कमरा तक बना लिया था, जिस पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला है और खटीमा में भी इस मजार को तोड़ा गया। उत्तराखंड में अब नदी किनारे अतिक्रमण को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन इस पर भी सस्पेंस बढ़ गया है क्योंकि कार्रवाई से पहले कई सरकारी बिल्डिंग भी इसकी जद में आ रही है। लिहाजा कार्रवाई कैसे होगी, इस पर सवाल खड़ा हो गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियां पूरी तरह अतिक्रमण से पटी पड़ी हैं। दोनों नदियों के किनारे 129 अवैध बस्तियां हैं। 2005 में हुए एक सर्वे में 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण दोनों नदियों के किनारे पाए गए। ये कहानी सिर्फ रिस्पना और बिंदाल नदी की ही नहीं, राज्य की प्रमुख 23 नदियों का यही हाल है। लेकिन कई सरकारी बिल्डिंग भी इस जद में आ रही हैं। विधानसभा भवन का हिस्सा रिस्पना नदी की जद में है। जिला जेल, उत्तराखंड ट्रैकिकल यूनिवर्सिटी भी नदी किनारे, दून यूनिवर्सिटी, मत्स्य निर्देशालय, खनन निर्देशालय भी नदी किनारे बनाए गए। रायपुर में नया प्रस्तावित विधानसभा भवन भी जोहड़ की जमीन पर है। कुल मिला के अतिक्रमण पे हटाने पे सरकार गंभीर है। जहाँ जहाँ जिस प्रकार की भी अतिक्रमण है, उस पे पूरी गंभीरता से सरकार काम कर रही है। अतिक्रमण हटेंगे तभी हमारी जो जमीनें हैं वो बच पाएंगी। कड़ाई के साथ जिलों को निर्देश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार के जितने भी नदी किनारे जो गाइडलाइन जो दायरा है, उसको अगर हटकर कोई निर्माण हो रहा है तो उसको ध्वस्तीकरण उसका होगा। 2013 की आपदा के बाद कोर्ट में गंगा नदी के 200 मीटर के एरिया में किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी, लेकिन इसका पालन कभी नहीं हुआ, बल्कि सभी सरकारों के दौर में वोट बैंक की खातिर जमकर अवैध बस्तियां बसाई गईं। तो वोट बैंक के लिए ही जो नदियों के किनारे एनक्रोचमेंट बढ़ाए गए। पहले हमारी नदियां सब साफ सुथरी और एनक्रोचमेंट फ्री थी। उनकी सारे किनारों की स्लोप की सारी ग्रीनरी हटाई गई, उसमें जो स्ट्रीम्स आ रही थी वो एनक्रोच करी गई। अब ऐसे में अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है तो क्या नदी किनारे बनी सरकारी निर्माण भी ध्वस्त होंगे? ये सवाल खड़ा हो गया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राज्य में खनन को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने खनन को लेकर राज्य सरकार को थोड़ी सी राहत दी है। अब प्राइवेट जमीन पर भी खनन किया जा सकेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ अपने निजी इस्तेमाल के लिए ही प्राइवेट जमीन पर खनन किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। इसमें प्राइवेट लैंड पर खनन पर रोक लगाई गई थी और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश चल रही है। में गए तो वहां पर काफी सारे ऐसे मवेशी मिले जो बंधे हुए थे और वहां पर 4 से 5 लोग करीब बताए गए थे, क्योंकि वो काफी खेत वगैरह थे वहां पर। तो जब उनकी घेराबंदी की गई तो भागे। उससे भागने पर 2 बदमाशों को, जो एक चांदपुर का रहने वाला है इसमें आस मोहम्मद, ये उस पर 4-5 मुकदमे दर्ज हैं,
साथ ही साथ इसमें भगवानपुर का रेहान है, जिस पर हिस्ट्री शीटर भी 8 मुकदमे दर्ज हैं, गौकशी के भी अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो पोस्ट करने वालों से हरिद्वार पुलिस सख्ती से निपट रही है। पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया है। लड़के ने शादी में तमंचे के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम रवि है, जो पथरी थाना क्षेत्र के झाबरी गांव का रहने वाला है। वीडियो पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमने भाइयों पे जान, अरे तू हमें मार दे। वहीं उत्तरकाशी में गाड़ी की खाई में गिरने वाली फर्जी खबर देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया शख्स हरियाणा का रहने वाला है, जो कि ट्रेवलर पर यात्री को लेकर यमुनोत्री धाम आया था। आरोपी ने सोमवार दोपहर 112 नंबर पर गाड़ी के हादसे की सूचना दी थी और ये फर्जी सूचना थी, जिसके बाद पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पर आ गया था, लेकिन हादसे की खबर फर्जी निकली। तो इस पर जो है ये लगा कि ये भ्रामक सूचना है और इस पर तत्काल हमने संज्ञान लेते हुए इस एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रवीण कुमार और ये हरियाणा जिंद हरियाणा का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया और इसके खिलाफ थाना बड़कोट में 182 आईपीसी और 54 आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई और इसको गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड में फायर सीजन में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही आग की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। फायर सीजन में अब तक आग लगने की 350 घटनाएं हुई हैं। वहीं आग की चपेट में 450 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया आया है। कुमाऊं मंडल में आग लगने की सबसे ज्यादा 200 घटनाएं हुई हैं। ऐसे में वन विभाग की फायर सीजन को लेकर की गई तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पिथौरागढ़ में चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे गुंजी में सेना और ग्रामीणों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। सेना इन दिनों गुंजी में निर्माण कार्य कर रही है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सेना उनके गौचर और पनघट की जमीन पर निर्माण कार्य कर रही है। साथ ही ग्रामीणों का ये कहना है कि गुंजी को केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज में शामिल किया है, लेकिन गुंजी की अधिकांश जमीन सेना को दे दी गई है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वाइब्रेंट विलेज की योजनाओं के लिए जमीन कहां से आएगी। ग्रामीणों ने साफ किया है कि वो किसी भी कीमत पर सेना को जमीन नहीं देंगे। वन पंचायत क्षेत्र आता है और गुंजी का परंपरागत चरागाह है, वो हमारा शमशान भी है। वहां पर अवैध रूप से खनन का काम प्लस पेड़ों की कटाई और वहां निर्माण का काम कुछ आर्मी के ठेकेदार बता रहे हैं। अभी ये तो जांच करने से पता चलेगा, वहां पर ये काम चल रहा है। इसमें उप जिलाधिकारी धारचूला से भी वार्ता हुई है और उनका कथन भी है कि जो उन्होंने मलबा कुछ जगह डाला है वो अवैध डाला है और जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसकी पैमाइश करवा करके अगर आर्मी अपने जो उनको ट्रांसफर हुई लैंड उससे बाहर होंगे तो वो सही पैमाइश करके आर्मी को अवगत करा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में आयोजित 5वें रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। देश भर के 45 सेंटर्स में शामिल देहरादून में भी प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने युवाओं और उनके परिजनों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 रोजगार मेलों में 3,59,000 युवाओं को रोजगार मिल चुका है और भविष्य में 10 लाख युवाओं को रोजगार का टारगेट है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अलग अलग सरकारी नौकरियों में सिलेक्ट युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विभिन्न राज्यों पर आज रोजगार दिए गए हैं और रोजगार देने में लगभग 71,000 से ज्यादा लोगों को आज रोजगार गया है। अगर हम पूरे आंकड़े देखें तो 2,88,000 उसमें आज के 71,000 को जोड़ दें तो मेरे अंदाज से लगभग 3,59,000 या इससे कुछ बढ़ के हो सकता है। इतने लोगों को अभी तक हमने रोजगार दे दिए हैं। और राज्य सरकार की भी लगातार कोशिश, हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार भी इसमें खरी उतरेगी।
बुधवार को सीएम धामी हरिद्वार में 528 परिवारों को अपने घर की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम आवास योजना के तहत सिडकुल में बनकर तैयार हुए 528 आवासों की चाबी मुख्यमंत्री धामी पात्र लोगों को सौंपेंगे। पिछले महीने लॉटरी के जरिए इन मकानों का आवंटन कर दिया गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री नगर निगम के बायो कंपोस्टर प्लांट और पशु नसबंदी केंद्र सहित 5 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का ये पहला एक ऐसा इतना बड़ा एक वो है परियोजना जो हम लोग जो है 1-1.5 साल के अंदर जो है बन के तैयार हुए और हम लोग उनका जो है आवंटन भी कर दिए और अब जल्दी ही उनको चाबी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में जो है सौंपने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मजदूरों के कल्याण के लिए काम करने वाले कर्मकार बोर्ड पे हुए घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के वक्त के घोटाले की जांच की मांग लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने की है, पर अब तक जांच न होने की बात पर हरक सिंह ने बीजेपी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्मकार बोर्ड का चैप्टर त्रिवेंद्र रावत सरकार के वक्त शुरू हुआ, जब श्रम विभाग के अंडर आने वाले कर्मकार बोर्ड का काम तब के मंत्री हरक सिंह रावत ने संभाला। कर्मकार बोर्ड में करोड़ों के घोटाले की बात हुई, पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी बात से लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत परेशान हैं। दिलीप रावत ने अब चेतावनी भरे अंदाज में सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है और अगर जांच नहीं हुई तो विधायक आंदोलन तक की बात कर रहे हैं। घोटाला बीजेपी सरकार के वक्त का है और जांच भी बीजेपी सरकार को करनी है और जांच की मांग भी वो बीजेपी विधायक कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हरक सिंह रावत की बहू ने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। नहीं, सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती या गंभीर कार्रवाई नहीं होती है, जांच नहीं होती है, तो निश्चित रूप से मेरे पे बहुत सारे लोकतांत्रिक हथियार हैं। विधानसभा में प्रश्न उठाने से लेकर और साथ साथ आंदोलनात्मक कदम भी उठाने को मैं बाध्य रहूंगा। हरक सिंह रावत के मुताबिक जो भी साइकिल, सिलाई मशीन खरीदी गई, वो सामान बीजेपी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में बंटा और अगर मजदूरों के लिए सामान खरीदने और बेचने में इतना बड़ा घोटाला हुआ तो बीजेपी की सरकार 1.5 साल से कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मैं कह रहा हूं पहले तो गड़बड़ हुई नहीं। अगर गड़बड़ हुई है तो उसके लिए भाजपा सरकार दोषी है ना। किसी को भी कोई तकलीफ है तो तब जांच कराते ना, तब क्यों नहीं आपने जांच कराई? तब भी आप विधायक थे, तब भी यही मुख्यमंत्री थे या इन्हीं भाजपा की सरकार थे, तब जांच होनी चाहिए थी। करीब 500 करोड़ के कर्मकार बोर्ड से मजदूरों के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। पर सवाल ये है कि क्या अपने विधायक की बात पर बीजेपी सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार होगी और कहीं ऐसा ना हो कि जांच की आंच में बीजेपी के नेता ही झुलसते दिखे। कोटद्वार से अनुपम के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी 30 मई से 1 महीने का महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी ने उत्तराखंड में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 30 जून तक चलने वाले महासंपर्क अभियान में 5 लोकसभा क्षेत्र में 5 बड़ी जनसभाएं होंगी। अल्मोड़ा लोकसभा के गुंजी में खुद पीएम मोदी आ सकते हैं। जून में पीएम मोदी का गुंजी में कार्यक्रम फिक्स हो सकता है। एम्स के सैटेलाइट सेंटर का भी उद्घाटन होगा, जिसे भव्य रूप देने की तैयारी है। बीजेपी नेता हर लोकसभा में 250 विशिष्ट परिवारों के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे और इसमें सांसद, मंत्री, विधायक भी शामिल होंगे। लोकसभा आधारित कार्यक्रम तय किए गए हैं। प्रत्येक लोकसभा के अंदर एक बड़ी सभा होगी जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय मंत्रियों का आगमन होगा और राष्ट्रीय नेतृत्व की दृष्टि से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से आग्रह किया है कि वो गुंजी हैं, तो गुंजी अगर उनका आना होता है तो हम अल्मोड़ा लोकसभा की जो बड़ी रैली है वो हम पिथौरागढ़ के अंदर करेंगे। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लेपुलेख रोड का उद्घाटन भले ही 3 साल पहले हो गया हो, लेकिन आज भी ये रोड दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है।
हालात ये हैं कि इस रोड में आए दिन आसमान छूती पहाड़ियां ताश के पत्तों की तरह गिर जाती हैं। लिहाजा इस रोड पर सफर करना मौत को मात देने से कम नहीं है। ये भयावह नजारा है चीन और नेपाल बॉर्डर तक पहुंचाने वाली लिपू लेक रोड का। इस रोड पर आए दिन विशालकाय पहाड़ियां कुछ ऐसे ही दरकती हैं। पहाड़ियों से आई आफत के चलते जहां ये रोड आए दिन बंद हो जाती है, वहीं रोड पर पड़े टनों मलबे को हटाने में हफ्तों का समय गुजर जाता है। सुरक्षा के लिहाज से तो ये रोड अहम है ही, साथ ही व्यास घाटी के साथ गांव की ये लाइफलाइन भी है। लिपू लेक बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड को चालू हुए 3 साल हो गए हैं। इन सालों में शायद ही कोई ऐसा महीना गुजरा हो जब यहाँ दरकती पहाड़ियों का आतंक न मचा हो। यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब रोड खुले। हर साल का यही है। वहाँ पे रोड में एक होता है प्रॉपर तरीके से कटिंग हो, वहाँ पे इतनी ब्लास्टिंग हो रही है कि पेड़ों में, ये पहाड़ों में क्रैक्स आ रहे हैं। मतलब बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पहाड़ एकदम जमीन पे आ रहे हैं। बीआरओ ने 14 साल में इस रोड को बनवाया है। इस दौरान करोड़ों की धनराशि भी खर्च हुई है। बावजूद इसके लिपू लेक रोड पर सफर करना जवानों के साथ ही स्थानीय लोगों पर भी भारी पड़ रहा है। इसी रोड के जरिए चीन और नेपाल बॉर्डर पर मौजूद सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान गुजरते हैं, फिर भी बीआरओ इस रोड को सुरक्षित नहीं बना पा रही। नीचे उफनाती काली नदी और ऊपर से दरकते पहाड़ों के बीच इस रोड का सफर सीधे मौत को चुनौती देने वाला है। भौगोलिक परिस्थिति भी वैसी है और बीआरओ के सामने भी चैलेंज है। रोड भी बनानी है और आवागमन को भी सुचारू रखना है और भूस्खलन भी ना हो जाए। क्योंकि कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम खड़ी चट्टान है, उसको किस तरह से काटा जाए। ब्लास्टिंग नहीं की जाती है तो वर्षों तक का काम लग जाएगा, अगर ब्लास्टिंग की जाती है तो पूरा ऊपर से हिलता है। ये बात 100% सही है कि जिस इलाके में ये रोड कटी है वो काफी संवेदनशील है। यही नहीं, हिमालय का कोर एरिया होने के कारण इसकी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। बावजूद इसके रोड जिस तरह खौफनाक बनी है, उससे कार्यदायी संस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में बेहतर यही होता कि इस रोड के दर्जनों डेंजर पॉइंट का समय रहते ट्रीटमेंट कर लिया जाए, नहीं तो किसी भी दिन बड़ा हादसा होते देर नहीं लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। 20 मई को सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाने का काम अभी भी जारी है। सेना के जवान बर्फ को हटाकर पैदल रास्ता बना रहे हैं। इसके साथ ही गुरुद्वारे को सजाने का काम चल रहा है। 17 मई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा का पहला जत्था ऋषिकेश से रवाना करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 3,52,000 से ज्यादा रिकॉर्ड यात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 1,84,000 और यमुनोत्री धाम में 1,68,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किया है। यात्रियों में खूब उत्साह देखा जा रहा है। वहीं रिकॉर्ड यात्री पहुंचने से होटल कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। गंगा मैया के पास आके ऐसे लग रहा है जैसे कि हम गंगा माँ की गोद में बैठे हैं और इस प्रकार से आशीर्वाद दे रही है। और ये आप इधर के लोगों का इतना अच्छा है, प्रेम मिल रहा है, से प्रेम मिल रहा है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ अब उच्च हिमालय क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार हो रही है। इसके लिए एनडीआरएफ का पहला दल भागीरथी 2 माउंटेनिंग के लिए रवाना हो रहा है। ये दल उत्तरकाशी में एनआईएम के साथ मिलकर भागीरथी 2 क्लाइंबिंग करेगी। 38 सदस्यों की टीम 1 महीने तक इस पूरे अभियान के दौरान ट्रैक के रास्तों में सफाई अभियान भी चलाएगी। लगभग 1 महीने का अभियान है। इस दौरान हम इस पर्वतारोहण की कोशिश भी करेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे वो वहाँ पर कूड़ा करकट फेंका हो या फ्लोरा फोना की सुरक्षा हो, लोगों को जागरूक करना हो, और साथ ही साथ अपने रेस्क्यूअर को उस ऊंचाई में काम करने के लिए तैयार करने की भी हमारी कोशिश रहेगी।
केंद्र सरकार की पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत उत्तराखंड पुलिस को करीब 6 करोड़ रुपए का बजट बीते साल मिला था, जिस बजट में से करीब 1 करोड़ रुपए से 200 से ज्यादा शॉर्ट वेपन्स जिसमें 9 mm की पिस्टल अब चीता पुलिस को मिलने जा रही है, जिसके लिए चीता पुलिस की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और जुलाई महीने के अंत तक सभी चीता पुलिस को स्मार्ट बनाने के साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से पिस्टल दी जा रही है। वहीं मामले में डीआईजी का कहना है कि इलाकों में तत्काल एक्शन की जरूरत होती है, जिसमें स्मॉल वेपन से चीता पुलिस को सहूलियत मिलेगी। उसी जो फंड का अंतर्गत जो है ये किसा का जो है हमने स्मॉल वेपन्स मतलब कि 9 mm पिस्टल लेके सभी सिटी पुलिसिंग में जो स्मार्ट चीता का कॉन्सेप्ट है उन लोगों को हम दे हैं, उनको ट्रेनिंग हमें दे चुके हैं। इसलिए जो है जो भी सिटी के अंदर जो पेट्रोलिंग करते हैं, जो चीता वाले या गश्त वाले, उनके पास स्मॉल वेपन्स रहेगा। हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने एक आश्रम पर नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कब्जे को हटाया। कांग्रेस पार्षदों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची मेयर अनीता शर्मा ने खुद प्रेम प्रकाश आश्रम के सामने की जमीन पर लगाई गई टीन शेड को तोड़ डाला। मेयर का कहना है कि प्रदेश भर में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के संरक्षण के चलते कुछ लोग निगम की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम की जमीन पर जहां भी कब्जा होगा उसे हटाया जाएगा। ये सामने आश्रम से है, निगम की प्रॉपर्टी है। किसने कब्जा? ये सामने आश्रम है, इसकी अवैध कब्जा है और इसको हटाना इन्हें अधिकारी को चाहिए था और इन्हीं की सहाय पे ये हो रखा। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।